नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में, बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास में। मैं हूं कृष्ण सर और अपब्राइट क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो लास्ट वीडियो लेक्चर थी, उस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्डिनल एनालिसिस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, LDMU। उसके बारे में हमने बात की थी। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है और उसकी एजम्पशंस क्या होती है, और कहा गया था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ लॉ, ऑपरेटिंग द लॉ एंड एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। यानी आज की क्लास में हम बात करेंगे LDMU ऑपरेट क्यों होता है इसके बारे में, और LDMU के एक्सेप्शन क्या है उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट रिकॉल करवाता हूं LDMU का, उसके बाद हम कॉजेज पे और एक्सेप्शंस पे बात करेंगे। देखिए बोर्ड पे ध्यान से, बोर्ड पे हमने एक टेबल और एक डायग्राम बनाया है जो LDMU को आपको एक्सप्लेन करने वाला है। क्या था LDMU? पहले तो थोड़ी हिस्ट्री। सबसे पहले LDMU के ऊपर किसने काम किया था? H गॉसेन, जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, बताया था। और बाद में सिस्टमैटिक वर्क किया था एल्फ्रेड मार्शल ने, इसलिए ये मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी मार्शल की थ्योरी होती है, बताई थी ये बात। और LDMU को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन। फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन बोला था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या कहता है LDMU? जब हम किसी कमोडिटी को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जाते हैं तो हर एक एडिशनल यूनिट के साथ हमारा सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता जाता है। एक लेवल पे सेटिस्फैक्शन जीरो होता है जो कहलाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, और फिर उसके बियॉन्ड भी कंजम्पशन करे तो सेटिस्फैक्शन नेगेटिव होता है। ये रहा मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, पॉइंट ऑफ सैटिटी और सैचुरेशन। तो ये, और क्या बताया था आपको कि ये जो लॉ है LDMU, इसकी कुछ एजम्पशंस है, उन एजम्पशंस का पूरा होना जरूरी है। अगर वो एजम्पशंस पूरी नहीं होती है तो LDMU ऑपरेट नहीं होगा। कौन सी थी वो एजम्पशंस? तो ये रही आपके सामने 9 एजम्पशन लिखी हुई है, ज्यादा भी हो सकती है, अलग अलग किताबों में अलग अलग चलता है, अलग अलग टीचर अलग अलग तरह से पढ़ाते हैं। तो मैंने कुछ यहां मेजर एजम्पशंस यहां लिखी थी और आपको एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। अभी शॉर्ट में 2 मिनट बता देता हूं, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और पिछला वीडियो लेक्चर देखें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। सबसे पहली अजम्पशन क्या है? होमोजेनस कंजम्पशन। जितनी भी यूनिट्स तुम कंज्यूम कर रहे हो वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए? होमोजेनस होनी चाहिए। टेस्ट वाइज, साइज वाइज, कलर वाइज, डिजाइन वाइज, पैटर्न वाइज, ब्रांड वाइज, पैकिंग वाइज, हर तरीके से वो प्रोडक्ट एक जैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी लॉ ऑपरेट होगा। ठीक है? अगर आइडेंटिकल यूनिट्स नहीं है तो लॉ ऑपरेट नहीं होगा। ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, पिछली क्लास देख लीजिएगा। एडिक्वेट एंड सूटेबल क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन की बिल्कुल प्रॉपर यूनिट होनी चाहिए। पानी पीते हैं तो ग्लास में, चाय पीते हैं तो कप में, ऐसा नहीं होना चाहिए ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी पी रहे हैं। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, जो ये कंजम्पशन आप कर रहे हो बिल्कुल कंटिन्यूटी के बेसिस के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल लगातार होना चाहिए। अगर आप 3 रोटी खाते हो और सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता है तो आपका कंजम्पशन बिल्कुल कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक रोटी सुबह खाई, एक दोपहर में खाई और एक शाम को खाई, बिल्कुल कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, हम ये मानकर चल रहे थे सब्स्टिट्यूट्स का कोई इफेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री का कोई इफेक्ट नहीं है। हम ये मानकर चल रहे थे, हम ये मान रहे थे चीजें अकेले कंज्यूम हो सकती है, यानी रोटी अकेली खाई जा सकती है, उसके साथ जो आप दाल खा रहे हो या सब्जी खा रहे हो उसका कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की जो यूटिलिटी है वो एयर कंडीशनर की यूटिलिटी के साथ कनेक्टेड नहीं है। इस तरीके के कुछ एग्जांपल से आपको ये बात समझाई गई थी। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। कौन होता है रैशनल कंज्यूमर? जो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है, वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, लास्ट वीडियो लेक्चर की बिगिनिंग में हमने सबसे पहले MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को ही समझा था। MUM क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और कहा था कि चैप्टर की प्रोग्रेस में जब हम आगे पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम को, तब ये सारे पॉइंट 6, 7, 8, 9 ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। 7th पॉइंट है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, बिकॉज मार्शल की स्कूल में है तो मानकर चलते हैं कि ये जो सेटिस्फैक्शन का कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल है, लेकिन हम इसको कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। तो हम ये मानकर चलेंगे कार्डिनल मेजरेबिलिटी है और हम समझ जाते हैं कि हम कार्डिनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। फिर है प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट रहना चाहिए। जिस कमोडिटी का कंजम्पशन हो रहा है, या एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन हो रहा है तो एक्स का प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए। और हमने क्या कहा था? कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सब्स्टिट्यूट का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, वो सब क्या रहने चाहिए? कांस्टेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स तो आपको चैप्टर की प्रोग्रेस के साथ समझ में आ जाएंगे। मेजर ये जो 4-5 जो पहली 5 अजम्पशन है ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है? तो इतना हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। अब देखिए आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम ये समझेंगे, ये तो थी एजम्पशंस। यहां क्या लिखा है? कॉजेज ऑफ ऑपरेटिंग LDMU। LDMU ऑपरेट क्यों होता है, उसके कॉजेज क्या है, उसके रीजंस क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है? यानी कि ऐसा क्यों होता है,
एक यूनिट के बाद जब हम दूसरी यूनिट कंज्यूम करते हैं, जैसे ही हम दूसरी यूनिट कंज्यूम करते हैं, हमारा सेटिस्फेक्शन कम क्यों हो जाता है, सेटिस्फेक्शन डिक्रीज क्यों हो जाता है, रीजन क्या है, कॉजेस क्या है? तो देखिए 3 कॉजेस लिखे हैं। नंबर 1 सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट, नंबर 2 इंटेंसिटी ऑफ वांट डिक्लाइंस, और नंबर 3 नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इन तीनों पॉइंट में हम थर्ड पॉइंट सबसे पहले पढ़ते हैं, नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखिए इंसान का बिहेवियर ही कुछ ऐसा होता है, जो चीज हमारी लाइफ में चली आती है उसकी वैल्यू हमारे लिए कम हो जाती है, और जिसका हम सेक्रीफाइस करते जाते हैं, जो हमसे दूर चला जाता है, उसकी वैल्यू हमारे लिए इंक्रीज होती जाती है। यह ह्यूमन बिहेवियर है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यह हमारा बिहेव ही कुछ ऐसा है। इस बिहेव के बाद जो 2 पॉइंट और है वो पढ़ते हैं, सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट, इंटेंसिटी ऑफ वांट डिक्लाइन। अब एक टीचर के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली बताना, और उस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के पीछे के रीजंस को बताना, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज नॉट अ मैथमेटिकल इन रियलिटी। सच्चाई तो यह है कि कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल है नहीं, तो समझाना टफ हो जाता है। तो इसलिए हम कोई ना कोई ट्रिक यूज करते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं आपको वो टॉपिक समझाने का। तो देखिए 2 पॉइंट बताता हूं, सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ वांट डिक्लाइन ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, और इस डायग्राम से, डायग्राम मान लो, इसको लीनियर डायग्राम समझ लो, उससे हम समझते हैं। कुछ लाइंस बनाई उससे समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए सैटिस्फैक्शन का मतलब होता है सेटिस्फाई होना, सैचुरेशन होना, है ना, संतुष्टि मिलनी हिंदी में कहूं तो। और इंटेंसिटी का मतलब होता है डिजायर फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विस। डिजायर, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, डिजायर। अब देखिए सपोज करिए आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपने 5-7 घंटे हार्ड वर्क किया, आपने पढ़ाई भी की, आपने गेम्स भी खेले, ठीक है, आपने एक्सरसाइज भी की, और अब आपको बहुत जबरदस्त भूख लगी है। ठीक है, और आप घर जाते हैं और अपनी मम्मा को कहते हैं, अपनी मदर को कहते हैं, खाना दे दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं ये सिर्फ समझा रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस तरीके से इशारा कर रहा हूं, बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दीजिए। ठीक, यानी अभी तक आपने एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं किया और आपको बहुत तेज भूख लगी है। बहुत तेज भूख लगी, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है आपकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, अभी जरूरत उस कमोडिटी की बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंटेंसिटी को कुछ यूं समझें, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं और मुझे प्यास लगी। एक आदमी पिछले 5 घंटे से रेगिस्तान में पैदल घूम रहा है गर्मी में, अराउंड 50 डिग्री टेम्परेचर, मोर देन 50 डिग्री टेम्परेचर, 5 घंटे से वो घूम रहा है। ठीक, मुझे भी प्यास लगी है, पढ़ा रहा हूं, गला सूख रहा है, इसलिए उसको भी प्यास लगी है। ठीक है, वो उस इतने टेम्परेचर में घूम रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, उसका कंपैरिजन अगर मेरे साथ करें तो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा, मेरी या उसकी? क्या जवाब होगा आपका, बताइए? ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और मेरी इंटेंसिटी उसके कंपैरिजन में कम है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर उसको 1 गिलास पानी दिया जाए और मुझे 1 गिलास पानी दिया जाए तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा किसको मिलेगा? सेटिस्फैक्शन उसको ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और मेरी इंटेंसिटी उसके कंपैरिजन में कम है, तो मेरा सेटिस्फैक्शन कम होगा। जो किसी कमोडिटी या सर्विस को कंज्यूम करने पर जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, इन रियलिटी वो सेटिस्फैक्शन इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इफ यू हैव हाई इंटेंसिटी देन द सेटिस्फैक्शन विल बी मोर। अगर आपको ज्यादा इंटेंसिटी है तो सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होगा, और आपकी इंटेंसिटी कम है तो सेटिस्फैक्शन भी कम होगा। ज्यादा इंटेंसिटी थी इससे सेटिस्फैक्शन ज्यादा, तो मिस्टर ए की इंटेंसिटी ज्यादा थी, सेटिस्फैक्शन ज्यादा, मेरी इंटेंसिटी कम थी, सेटिस्फैक्शन कम। ये तो मैंने आपको इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट बताया। अब मैं आपको आप ही के एग्जांपल से समझाता हूं कि आपको बहुत तेज भूख लगी हुई थी और आपने कहा मम्मी बहुत तेज भूख लगी हुई है, खाना दे दो। दैट मींस आप ये कह रहे हो हैविंग हाई इंटेंसिटी, बहुत इंटेंसिटी है। इस इंटेंसिटी को मैंने इस ग्रीन लाइन से शो किया, ठीक है। इस इंटेंसिटी को मैं कैसे शो कर रहा हूं? ये जो ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे शो कर रहा हूं। अब क्या होता है कि जब तक आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम नहीं की है, ये प्रायर टू फर्स्ट यूनिट ऐसा है कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और आपने फर्स्ट यूनिट यहां कंज्यूम की, ठीक। जैसे आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करोगे, इस इंटेंसिटी को थोड़ा पूरा कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, राइट। यानी आपकी वांट सेटिस्फाई होगी। एक रोटी खाने पर आपकी वांट सेटिस्फाई हुई। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फुल सैचुरेशन आ गया, अभी मैं कह रहा हूं कि आपकी वांट थोड़ी सी सेटिस्फाई हुई, एक रोटी जितनी सेटिस्फाई हुई, तो आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। आप
इसको प्रैक्टिकली देखते हैं रोज कि पहली रोटी खाने से पहले जब खाना खाने बैठे ही हैं इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और जैसे ही एक रोटी कंज्यूम की अब इंटेंसिटी उतनी नहीं रही जितनी पहली यूनिट से पहले थी, या खाना खाने बैठे थे तब जो इंटेंसिटी थी अब वो नहीं रही। यानी ऑब्वियसली जैसे ही आप पहली यूनिट कंज्यूम करोगे आपकी वांट सेटिस्फाई होगी, सैटिटी ऑफ वांट होगी, और जैसे ही सैटिटी ऑफ वांट होगी आपकी इंटेंसिटी कम होगी। यानी अब जब आप सेकंड यूनिट खाओगे उससे पहले इंटेंसिटी की बात करें तो पहले के कंपैरिजन में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, अब आप सेकंड यूनिट भी कंज्यूम कर लोगे, जैसे ही सेकंड यूनिट कंज्यूम करोगे आपकी वांट सेटिस्फाई होगी, और वांट सेटिस्फाई होते ही इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। तो फिर से इंटेंसिटी थर्ड यूनिट से पहले ये रह गई, फिर फोर्थ में इंटेंसिटी ये रह गई, और फिफ्थ में इंटेंसिटी ये रह गई। ठीक है, और अभी अभी क्या समझाया था, पानी का एग्जांपल देके, प्यासे दो इंसानों का एग्जांपल देकर, कि ज्यादा इंटेंसिटी जहां होती है वहां सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिलता है। तो जब आप यहां यूनिट कंज्यूम करोगे तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन यहां मिलेगा, क्योंकि यहां इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। प्रायर टू कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट आपकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी, फिर सेकंड यूनिट के कंजम्पशन से पहले इंटेंसिटी थी, लेकिन वो इंटेंसिटी उतनी नहीं थी जितनी फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन से पहले थी। यानी यहां सेटिस्फेक्शन और कम, थर्ड पे और कम, फोर्थ पे और कम, और फिफ्थ पे और कम हो जाएगा सेटिस्फेक्शन। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम किसी कमोडिटी को कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर कंज्यूम करते जाते हैं तो हमारी वांट सेटिस्फाई होती जाती है, और वांट सेटिस्फाई होने के साथ साथ हमारी इंटेंसिटी डिक्लाइन होती है, और बिकॉज इंटेंसिटी डिक्लाइन होती है तो कंजम्पशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी डिक्लाइन होता है। और हम ये कह सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर ही कुछ ऐसा है। बेसिकली इन दो रीजन की वजह से ह्यूमन बिहेवियर कुछ ऐसा है। मैं इसको ह्यूमन बिहेवियर को एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल से समझाता हूं, या बहुत ही फैमिलियर एग्जांपल से आप यूथ को समझाता हूं कि देखो भैया, सबसे ज्यादा किसी रिलेशनशिप में जो सेटिस्फेक्शन हाई होता है वो तब होता है जब आप एंगेजमेंट पीरियड में हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही शादी हुई अब उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता रिलेशनशिप में जितना एंगेजमेंट टाइम में मिल रहा था। समझ गए बात को? यानी कहने का मतलब हमारा बिहेवियर ही कुछ ऐसा होता है, ह्यूमन बिहेवियर, कि जो चीज लाइफ में चली आती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये कॉजेस थे, ये तीन कॉजेस आपको याद रखना है, सैटिटी, इंटेंसिटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। ओके गाइज, चलिए अब बात करेंगे अपने एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एलडीएमयू कहता है कि सेटिस्फेक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां सेटिस्फेक्शन डिक्रीज नहीं होता, वहां सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। यानी हर अगली यूनिट के साथ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ एलडीएमयू। तो बात करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ एलडीएमयू पे। गाइज, एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन है मनी कलेक्शन। जी हां, मनी कलेक्शन, वेल्थ कलेक्शन। मनी का कलेक्शन करना हो या वेल्थ के कलेक्शन की बात हो तो वहां एलडीएमयू ऑपरेट नहीं होता। कैसे नहीं होता? आप यूं समझें, आपको एक 100 का नोट दिया गया, दूसरा 100 का नोट दिया गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो आपको कंटिन्यूअसली 100 के नोट मिलते जा रहे हैं। अब जरा फील करके देखिए कि आपका सेटिस्फेक्शन हर एक 100 के नोट के साथ कम होगा या इंक्रीज होगा। सोचने वाली बात है, फील करने वाली बात है, बताइए। जी हां, क्या होगा? सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। तो साइकोलॉजिकली आप इस चीज को अभी फील कर सकते हैं। आपको सोचने से ही खुशी मिली, तो सोचिए रियल में जब हम मनी कलेक्ट करते जाते हैं हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। इसीलिए तो एक इंसान 20, 22, 25 साल की उम्र से जब पैसा इकट्ठा करना शुरू करता है वो मरते दम तक यही काम करता जाता है। सारी चीजें भूल जाता है लेकिन पैसा इकट्ठा करना नहीं भूलता है। दोस्तों को, यारों को भूल जाता है लेकिन पैसा इकट्ठा करना नहीं भूलता है। मनी कलेक्शन के ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी अप्लाई नहीं होता। आपके पास 1 लाख थे, अब 2 लाख रुपए हो जाते हैं, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख, और जैसे जैसे आपकी वेल्थ या जैसे जैसे आपका मनी कलेक्शन बढ़ता जाता है सॉरी, वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होता है। सेकंड देखिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो ड्रंकार्ड्स होते हैं, जो शराबी लोग होते हैं, उनके ऊपर एलडीएमयू ऑपरेट नहीं होता। अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होते हैं उनके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट नहीं होगा। जैसे जैसे अल्कोहल की अमाउंट बॉडी में आप कंज्यूम करते जाते हैं, जैसे आपने पहला पैक लिया 30 ml, फिर दूसरा पैक लिया 30 ml मोर, फिर तीसरा पैक लिया 30 ml का, यानी 30 ml, फिर और 30 ml लिया, फिर और 30 ml लिया, तो आपका सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, आपका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम करता है इंसान अपने आप को भुलाने के लिए, और जैसे जैसे अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये फील बढ़ता जाता है, एंजॉयमेंट उसका शायद बढ़ता जाता है। इसलिए हर एक नए पैक के साथ या अल्कोहल के एक नई अमाउंट के साथ उसका सेटिस्फेक्शन कम होने की बजाय इंक्रीज होता है। जैसे पहला पैक दिया गया किसी इंसान को तो वो फील करता है जैसे मैं इस एरिया का राजा हूं एकदम, ठीक है। जब दूसरा पैक दिया गया उसको तो उसको लगता है मैं इस पूरे देश का राजा हूं।
जब तीसरा पैक दिया गया वो फील करता है मैं तो ब्रह्मा जी हूं, पूरा यूनिवर्स ही मैंने बनाया है, मेरे से बड़ा कौन, कोई नहीं। तो इस तरह से उसका बिहेवियर होना शुरू हो जाता है। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ऑपरेट नहीं होता, हर एक एडिशनल यूनिट के साथ सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाता है। फिर है स्मॉल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। देखिए हमने एजम्पशन में क्या कहा था, एडिकेट एंड सूटेबल क्वांटिटी होनी चाहिए कंजम्पशन की। अगर आपका कंजम्पशन एडिकेट और सूटेबल क्वांटिटी में नहीं है तो एलडीएमयू ऑपरेट नहीं होगा। यहां देखिए आप कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं, स्मॉल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, यानी पानी एक ग्लास से दूसरी ग्लास, दूसरी ग्लास से तीसरी ग्लास पिया जाए तो सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होता है। लेकिन यहां आप पानी कैसे पी रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक बूंद फिर दूसरी फिर तीसरी, तो आपका सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। एजम्पशन का वायलेशन हो रहा है, इसलिए एलडीएमयू ऑपरेट नहीं हो रहा है। फिर है क्लासिकल म्यूजिक, गजल्स, पोएम्स एटसेट्रा। अब देखिए आज की जो यूथ है उसका एक मेजर हिस्सा जानता ही नहीं है कि क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है, गजल्स क्या होती है, पोएम्स क्या होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए गजल, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल गजल्स, पोएम्स, इनके साथ क्या होता है 2-4 महीने बिताने पड़ते हैं, तब उनको लेकर समझ हमारी डेवलप होती है। और जब एक बार आपने मेहनत कर ली, समझ डेवलप हो गई, तो फिर लाइफ टाइम के लिए आप ऐसे म्यूजिक को छोड़ नहीं सकते हैं। इसको यूं भी समझें कि एक आज के टाइम में जो म्यूजिक आता है, ठीक है, लाइक हनी सिंह का म्यूजिक जो आता है वो महीना 2 महीना हम गुनगुनाते हैं और फिर भूल जाते हैं, राइट। लेकिन 60s के टाइम में, 70s 80s के टाइम में जो मोहम्मद रफ़ी थे, किशोर कुमार थे, लता मंगेशकर थी, ठीक है, ये अब तो लता मंगेशकर ने गाना बंद कर दिया है, उम्र बहुत हो गई है उनकी, और किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, है ना, और भी पंचम दा, आर डी बर्मन, इन सब की अगर हम बात करते हैं, इनका जो म्यूजिक कॉम्पोजिशन होता था वो क्लासिकल म्यूजिक होता था, क्लासिकल टच होता था। और मजे की बात यह है कि उस टाइम का म्यूजिक जो आज से 30 साल 40 साल पुराना है, 25 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, हम उसको आज भी सुनते हैं। लेकिन आज प्रेजेंट म्यूजिक जो है, जो क्लासिकल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, जो एक्चुअल में म्यूजिक नहीं है, ठीक है, आप डिफरेंस फील कर सकते हैं, डिफरेंस हनी सिंह के म्यूजिक में और जो जगजीत सिंह थे उनकी गजल्स में। ठीक है, अगर आप जगजीत सिंह साहब को सुनते हैं, गुलाब नबी को सुनते हैं, उस्ताद आमिर खान को सुनते हैं, ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिनके म्यूजिक को जब आप सुनते जाओगे तो हर बार उसी म्यूजिक को सुनने पर आपको और ज्यादा रिलैक्सेशन और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है, और ज़्यादा हल्का फील करते हैं, म्यूज़िक के साथ आप अपने आप को मेल्ट हुआ हुआ फील करते हो। लेकिन प्रेजेंट म्यूज़िक में ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर ही कोई म्यूज़िक मिलता है जो इस तरीके का हो। तो अगर क्लासिकल म्यूज़िक है, गज़ल है, या पोएम की बात करें तो टैगोर साहब हमारे देश के सबसे बड़े लेजेंड रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, गीतांजलि के बारे में आपको पता होगा, उनको उसके ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो वो जो उनकी जो पोएम थी और इस तरीके की जितने भी लोग हैं पोइट्स थे, उनकी जो जितनी भी उनकी रचनाएं हैं, उन सब के ऊपर हमारा एलडीएमयू ऑपरेट नहीं होता। आज भी वो किताबें, वो कविताएं छपती है, वो म्यूज़िक बनता है, लोग सुन रहे हैं। तो क्लासिकल म्यूज़िक, गज़ल्स, पोइम्स, उसके ऊपर एलडीएमयू ऑपरेट नहीं होता। फिर है रेयर कमोडिटीज। देखिए म्यूजियम जो होता है ना, वहाँ रेयर कमोडिटीज रखी जाती है, जैसे कोई एंटीक चीज है पुरानी, बहुत साल पुरानी, कोई मॉन्यूमेंट है, कोई एंशिएंट डॉक्यूमेंट, कोई पुराना डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें म्यूजियम में रखी जाती है नॉर्मली। तो अगर इसका कलेक्शन किसी इंसान के पास बढ़ता जाए या म्यूजियम के पास इसका कलेक्शन बढ़ता जाए तो क्या उनका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई होगा? उनके ऊपर नहीं होगा। जैसे जैसे उनका रेयर कमोडिटीज का कलेक्शन बढ़ता है वैसे वैसे उनका सेटिस्फैक्शन जो है वो भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो ये भी एलडीएमयू का क्या हो गया, एक्सेप्शन हुआ। फिर देखिए चेंज इन क्वालिटी, हेट्रोजेनस कंजम्पशन, ये फिर से एजम्पशन का वायलेशन हुआ। एजम्पशन क्या थी? कंजम्पशन शुड बी होमोजेनस, कमोडिटी टेस्ट वाइज, साइज वाइज, कलर वाइज, डिजाइन वाइज, पैटर्न वाइज, पैकिंग वाइज, ब्रांड वाइज, हर तरीके से एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका कंजम्पशन हेट्रोजेनस है, यानी अगर आपने क्वालिटी बदल दी है तो एलडीएमयू ऑपरेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपने 2 वनीला आइसक्रीम खाई, पहली दूसरी बिल्कुल सिमिलर थी, आइडेंटिकल थी, होमोजेनस थी, तो सेकंड आइसक्रीम के कप के साथ आपका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं आपको पहली आइसक्रीम खिलाता हूं वनीला प्लेन और दूसरी वनीला जो होती है उसमें एक्स्ट्रा टॉपिंग्स होती है, चॉकलेट चिप्स भी हैं उसके अंदर, तो आपका सेटिस्फैक्शन कम होने की बजाय बढ़ सकता है, बिकॉज मैंने क्वालिटी बदल दी है, क्वालिटी चेंज कर दी है। तो सेकंड आइसक्रीम के साथ सेटिस्फैक्शन कम होने की बजाय सेटिस्फैक्शन रेज हो गया। तो कंजम्पशन होमोजेनस होना चाहिए, एजम्पशन थी, अगर एजम्पशन वायलेट होती है, हेट्रोजेनस कंजम्पशन है, तो एलडीएमयू ऑपरेट नहीं होने वाला। फिर देखिए प्रेस्टिजियस गुड्स,
प्रेस्टिजियस गुड्स के ऊपर ये रूल ऑपरेट नहीं होता। प्रेस्टिजियस गुड्स वो होते हैं जो आप सोसाइटी में अपनी प्रेस्टीज शो करने के लिए, दिखावा करने के लिए, अपने आप को दूसरों से बड़ा साबित करने के लिए, अपना घमंड दिखाने के लिए, अपना ईगो दिखाने के लिए, सामने वाले को अपने से नीचा दिखाने के लिए, इस तरीके की साइकोलॉजी चलती है हमारी, और वो होते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक मेरे पास बंगलो है बहुत शानदार, और मैंने दूसरा और बंगलो खरीद लिया, मेरा सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, सेकंड बंगलो के साथ मेरा सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। मेरे पास एक डायमंड रिंग है, मैंने दूसरी और खरीदी, मेरा सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, मेरा सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेस्टीज के लिए जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं, दिखावे के लिए कोई काम करना शुरू करते हैं, तो आपका सेटिस्फेक्शन जो है हर एक अगली यूनिट के साथ कम होने की बजाय इंक्रीज होता है। ऐसी कोई भी कमोडिटी जो प्रेस्टीज वाली है, मेरे पास एक बाइक है, दो ले ली, तीसरी ले ली, चौथी ले ली, मैं दिखावा करना चाहता हूं मेरे पास इतनी कार है, इतनी बाइक है, तो प्रेस्टीज के पर्पज से जो किए जा रहे काम है वहां पे भी एलडीएमयू ऑपरेट नहीं होता। फिर है कलेक्शन हॉबीज। अब देखिए कुछ लोगों को किताबों के, बुक्स के कलेक्शन का शौक होता है, सीडीज, डीवीडीज, मूवीज के कलेक्शन का शौक होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पुराने सिक्के, ओल्ड कॉइन्स का शौक होता है। कुछ लोगों को मैच बॉक्स के कवर होते हैं, उनके कलेक्शन का शौक होता है। स्टाम्प्स के कलेक्शन का शौक होता है। अलग अलग कंट्रीज की करेंसी के कलेक्शन का शौक होता है। तो वो सारे लोग जिनकी हॉबी है कलेक्शन करना, किसी भी कमोडिटी की का कलेक्शन हो सकता है, उनका जब कलेक्शन बढ़ता जाता है तो हर एक अगली यूनिट के साथ सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। सो दिस इज कलेक्शन हॉबीज। फिर देखिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूजर्स और कंज्यूमर्स। मैं एक टीचर हूं और मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब बढ़ते हैं तो क्या मेरा सेटिस्फेक्शन कम होता है? क्या नहीं, मेरा सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। किसी न्यूज चैनल के कंज्यूमर्स या किसी मोबाइल फोन कंपनी के यूजर्स, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसके यूजर्स जब बढ़ते हैं तो क्या उनका सेटिस्फेक्शन कम होता है? क्या नहीं, उनका सेटिस्फेक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं, सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होता है। रीडिंग हैबिट्स। कुछ लोगों को रीडिंग हैबिट होती है, किताबें पढ़ने का शौक होता है, रीडिंग हैबिट्स होती है, तो वो लाइफ टाइम किताबें पढ़ते हैं, उनका सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता। हर बार नई किताब के साथ उनका नया सेटिस्फेक्शन है, एक नया जुनून है, इस तरह से। तो रीडिंग हैबिट्स पे भी ये रूल ऑपरेट नहीं होता। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लिमिटेशन होती है एक टीचर की पढ़ाते हुए तो एक स्टूडेंट की पढ़ते हुए। हम कुछ एक चीजों पर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एलडीएमयू का जो स्टडी है वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड के लोगों के ऊपर होता है। नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड मतलब रैशनल लोग होने चाहिए। अगर आदमी रैशनल नहीं है, कंजूस है, तो कंजूस लोगों पे हम स्टडी नहीं करते हैं, तो हम कहेंगे कंजूसों के ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ऑपरेट नहीं होगा, उसके ऊपर स्टडी नहीं की जा सकती इस रूल की। ठीक है, आगे और समझ में आएगी कंजूस वाली बात कि क्यों स्टडी नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कुछ बातें हैं जो एलडीएमयू के एक्सेप्शन की कैटेगरी के अंदर आती हैं। ओके गाइज, तो आज की क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कंप्लीट किया, जहां हमने देखा एलडीएमयू ऑपरेट क्यों होता है, उसके कॉजेस क्या है, और हमने देखा कि एक्सेप्शंस ऑफ एलडीएमयू क्या है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप मेहनत करिए। थैंक यू, नमस्कार।